नमस्कार। आज इस वीडियो में हम क्लास 12th की पुस्तक अंतरा की कविता बनारस के बारे में पढ़ेंगे, जिसके जो रचनाकार है वो केदारनाथ सिंह हैं। साथ ही साथ इसका एक दूसरा अध्याय भी है, केदारनाथ जी की एक दूसरी कविता भी है जिसका नाम है दिशा। तो आज इस वीडियो में हम बनारस के बारे में पढ़ेंगे। कविता की शुरुआत की ओर बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं यही बताऊंगी कि ये जो बनारस कविता है, इसमें प्राचीनतम शहर बनारस के सांस्कृतिक वैभव के साथ ठेठ बनारसीपन पर भी प्रकाश डाला गया है। बनारस शिव की नगरी और गंगा के साथ विशिष्ट आस्था का केंद्र है। बनारस में गंगा, गंगा के घाट, मंदिर तथा मंदिरों और घाटों के किनारे बैठे भिखारियों के कटोरे जिसमें वसंत उतरता है, उन सबका वर्णन हमें इस कविता में देखने को मिलता है। कविता की ओर बढ़ने से पहले यही कहूंगी कि इस कविता को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए और साथ ही साथ आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के इस कविता के पहले पद की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पहला पद है कि इस शहर में वसंत अचानक आता है और जब आता है मैंने देखा है लहर तारा या मडुवाडी ही की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। तो इसकी व्याख्या की ओर बढ़ने से पहले हम इसका प्रसंग समझ लेते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश आधुनिक काल के कवि केदारनाथ सिंह द्वारा रचित कविता बनारस से अवतरित है। इस कविता में कवि ने प्राचीनतम शहर बनारस के सांस्कृतिक वैभव के साथ ठेठ बनारसीपन पर प्रकाश डाला है। बनारस शिव की नगरी और गंगा के साथ विशिष्ट आस्था का केंद्र है। बनारस में गंगा, गंगा के घाट, मंदिर और घाटों के किनारे बैठे भिखारियों के कटोरे जिनमें वसंत उतरता है। बनारस का हर कार्य अपनी ही तरीके से होता है, यही बनारस का चरित्र है। और इसका भावार्थ हम लिखेंगे कि इस शहर में, देखिए इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स तो है नहीं कि आपको उसका अर्थ बताना पड़े, बहुत आसान भाषा में जो है ये कविता है। तो हम इसकी ओर बढ़ते हैं कि इस शहर में वसंत अचानक आता है। और किस शहर की बात की जा रही है? बात की जा रही है बसंत की। कि कवि बताता है कि बनारस शहर में वसंत का आगमन अचानक ही होता है। अचानक क्यों होता है? अचानक होने का क्या मतलब है? अर्थात श्रद्धालुओं की भीड़ के रूप में वसंत आता है। वसंत एक ऐसा मौसम माना जाता है, खुशियों का मौसम, जिसमें चारों तरफ जो प्रकृति में है सौंदर्य दिखाई देता है। तो वसंत एक अच्छा मौसम, एक अच्छी ऋतु मानी जाती है। तो उसी प्रकार जो बनारस है उसमें भी अचानक से ही बसंत आता है, यानी अचानक से ही श्रद्धालुओं के रूप में वहां भीड़ जमा हो जाती है। और जब आता है तो मैंने देखा है, और कवि आगे बताते हैं कि कवि ने देखा है कि जब आता है तो मैंने देखा है कि लहर तारा या मडुवाडीही की तरफ से, यानी बनारस के मोहल्लों के ये नाम है, यानी जो क्राउड आता है, जो श्रद्धालु लोग आते हैं वो इन दो जगहों की तरफ से आते हैं और तब बनारस के लहर तारा या मडुवाडीही मोहल्ले की ओर से धूल भरी आंधी उठती है कि उठता है धूल का एक बवंडर। ऑब्वियस है, जैसे कहीं धूल वाला फ्लोर है जहाँ मिट्टी है और एकदम से बहुत सारे लोग चल कर आएंगे तो धूल आसमान में पूरे वातावरण में फैल जाएगी। तो उसी प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि जब श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है तब एकदम से धूल का बवंडर हमें इन दो मोहल्लों की ओर से आंधी उठती हुई नजर आती है और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। ऑब्वियस आपके मुंह में भी मिट्टी चले जाए तो जीभ जो है किरकिराने लगती है, मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो उसी प्रकार उस समय धूल इस पुराने महान शहर के प्रत्येक हिस्से में समा जाती है, यानी चारों ओर धूल ही धूल दिखाई देने लगती है। धूल की किरकिराहट हर किसी की जीभ पर महसूस होने लगती है, यानी बनारस में रहने वाले लोगों को वसंत के आगमन के बारे में महसूस हो जाता है। और वसंत आने के साथ ही अपनी विशिष्ट संस्कृति के लिए ख्याति प्राप्त लहर तारा और मडुवाडीही में विशेष रूप से गतिविधियां बढ़ जाती है। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कोई हिल स्टेशन है, जैसे कोरोना चल रहा था तो कोरोना के दौरान जो थे लोग लॉकडाउन में थे और उस वजह से कहीं घूमने नहीं जा पा रहे थे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ओपन होने स्टार्ट हुए तो आप हिल स्टेशन में देखिए कितना ज्यादा क्राउड हो चुका है। आपने न्यूज में भी देखा होगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं वहां वसंत आ गया कि जब लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे, यातायात नहीं कर रहे थे, वहां घूमने नहीं जा रहे थे, पर्यटक नहीं थे, तो वहां लोगों के लिए रोजगार नहीं था, तो वहां सूनापन था। लेकिन जैसे ही ये सब खुला और लोग वहां जाने लगे, पर्यटक लोग, सैलानी लोग, तो वहां पे एक तरीके से वसंत आ गया, यानी लोगों का रोजगार शुरू हो गया, लोगों को उम्मीद जागृत हुई। इसको इस अर्थ में भी ले सकते हैं। और संपूर्ण शहर भावी समृद्धि व प्रसन्नता हेतु लालायित हो जाता है और सभी इसी लालच में एक तरीके से इसी के लिए बहुत
खुश हो जाते हैं। इसके विशेष की ओर बढ़ते हैं एक बार। यहाँ कवि ने बनारस में वसंत के आगमन के साथ धूल उड़ने का वर्णन किया है। इस महान लगती है में प्रभावी बिंब योजना है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है, यानी प्रकृति को इंसान के साथ तुलना की गई है। शब्द चयन एकदम सही है, सटीक है, भाषा सरल एवं प्रभावमयी है, शैली जो है प्रगतिवादी है, गुण ओज है और रस शांत है। दूसरा पद है जो है वह सुगबुगाता है। सुगबुगाता यानी जागने की क्रिया, किसी तरह की कोई मूवमेंट होना। जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियां। पचखियां यानी अंकुरण, नया जन्म। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरे का निचाट खालीपन। इसे इस तरीके से समझेंगे कि जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखिया। यानी कवि कहता है कि जब बनारस के वातावरण में बसंत की हवा चलती है, यानी जब श्रद्धालु लोग आने लगते हैं, बसंत की हवा चलती है, यानी किसी पॉजिटिविटी, किसी उल्लास का माहौल वो होता है, तो जो है अर्थात अस्तित्वमान है, यानी जिसका वहां कोई पहचान है, कोई वजूद है, उसमें सुगबुगाहट होने लगती है। सुगबुगाहट होने लगती है मतलब उसमें एक पॉजिटिविटी आने लगती है कि अभी तक वो अपना अस्तित्व है उसका, पर अभी तक उसका एक तरीके से कह सकते हैं रोजगार धीमा पड़ा हुआ था, तो वो नेगेटिव हो गया था। लेकिन जब बसंत का समय आया और श्रद्धालुओं का तांता वहां लग गया, तो जिसका वहां अस्तित्व है, जिसका कोई वजूद है, उसमें किसी तरह की कोई एक्टिविटी होने लगी, सुगबुगाहट होने लगी। तो नहीं है वह फेंकने लगता है पछिया, और जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसमें और उसमें किसी तरह की जिसमें कोई जागृति नहीं है, अर्थात जिसमें चेतना का रूप ही नहीं दिखाई देता, उसमें भी नया अंकुरण होने लगता है। इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं, एक पढ़ाई में बहुत अच्छा है और एक पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब कोरोना की वजह से क्या है, स्कूल जाते हैं तब तो प्रेशर होता है आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जब आप स्कूल नहीं जा रहे तो आप उसको इतना सीरियसली नहीं लोगे, आपके सर पे किसी तरह का कोई डंडा भी नहीं है। लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा है वो कैसा भी माहौल हो, कैसी भी सिचुएशन हो, वो पढ़ेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल उसके लिए स्कूल खुल गए हैं, तो वो अभी तक क्या था, अस्तित्व तो था, लेकिन उसकी जागृति जो थी कम होती जा रही थी, उसमें चेतना कम होती जा रही थी। लेकिन अब स्कूल खुल चुके हैं तो उसके अंदर एक्टिविटी ज्यादा आ जाएगी, उसमें किसी तरह की सुगबुगाहट होने लगेगी। वही जो दूसरा बच्चा है वो पढ़ता नहीं है, वो घर रहकर और भी ज्यादा निल होने लगा है, वो पढ़ाई से कटने लगा है, लेकिन स्कूल खुलने पर उसके अंदर एक थोड़ी सी सुगबुगाहट, एक अंकुरण आया है कि हाँ स्कूल जाएंगे, चलो अब घर पे तो पढ़ाई नहीं हो रही थी, अब कुछ तो थोड़ी बहुत पढ़ाई होनी स्टार्ट होगी। तो इस तरीके से इसको ले सकते हैं। वसंत के मौसम को भी इसी तरह कहा गया है कि जो लोग वहां पर अस्तित्वमान हैं वो तो एक्टिव हो ही जाते हैं, साथ ही साथ जो नहीं है, जिनमें कोई जागृति नहीं है, उनमें भी धीरे धीरे चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। आशा करती है इस उदाहरण से आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आदमी दशाश्वमेघ पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर। और इस तरीके से जो पूरे वातावरण में नया उल्लास आ जाता है, नई जीवन का संचार होने लगता है। यानी जब श्रद्धालुओं की भीड़ आने लगती है तो जो लोग पत्थर दिल के होते हैं वो भी कोमल हो जाते हैं। आदमी दशाश्वमेघ पर जाता है। दशाश्वमेघ घाट यानी बनारस के घाट का नाम है। दशाश्वमेघ घाट पर जाने वाला हर व्यक्ति महसूस करता है कि गंगा नदी को स्पर्श करता हुआ घाट का आखिरी पत्थर कुछ और नर्म हो गया है। यानी श्रद्धालुओं की भीड़ जब आने लगती है तो जो लोग पत्थर दिल के होते हैं वो भी कोमल हृदय हो जाते हैं। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है, और जो घाट पे बैठे बंदर है उनकी आंख में एक अलग प्रकार की नमी जो है दृष्टिगोचर होने लगती है, और एक अजीब सी चमक से भर उठता है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। ऑब्वियस है जब श्रद्धालु आएंगे तो बंदरों को भी वो भोजन देंगे, ठीक है, और जो भिखारी है उनको भी अब कटोरों में जो खालीपन है, जो पैसे वैसे उनको नहीं मिल रहे थे, अब वो भी दक्षिणा के तौर पर उनको मिलेंगे और उनके जो कटोरे हैं वो वापस से भर जाएंगे। तो सबके अंदर एक पॉजिटिविटी का संचार हुआ है। जो निर्जीव हो चुके हैं उनमें चेतना जागृत हो चुकी है, जो अपना अस्तित्व नहीं रखते हैं उनमें भी किसी तरह का अंकुरण शुरू हो गया है, जो बंदर है वो भी पॉजिटिव हो गए, भिखारियों को भी लग रहा है अब हमारे कटोरे खाली नहीं रहेंगे। तो सब में इस वसंत के आगमन से एक पॉजिटिविटी, एक उत्साह उल्लास का संचार होता है। इसका विशेष है बनारस का सजीव चित्रण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। शब्द चयन सटीक है, भाषा सरल एवं प्रवाहमयी है, शैली प्रगतिवादी है, गुण ओज है और रस शांत है।
तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? खाली कटोरों में वसंत का उतरना कि बनारस में जब अचानक श्रद्धालुओं की भीड़ आ जाती है, तो चारों ओर उमंग और खुशी जा जाती है। जिस तरह वसंत आने पर चारों ओर उत्साह ताजगी का अनुभव होता है, उसी तरह श्रद्धालुओं के आने पर भिखारियों के चेहरों पे चमक और खुशी आ जाती है। और आप जानते हो क्यों आती है? क्योंकि खाली कटोरों से उन भिखारियों के दान और भीख के रूपों से पैसे जो है कटोरे भर जाएँगे। यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और अचानक भीड़ आती है कि इसी तरीके से हमेशा यहाँ ऐसे ही भीड़ आती है और इसी तरह भरता है और इसी तरीके से भीड़ रहती है और खाली होता है ये शहर और इसी तरह वो भीड़ चली भी जाती है। यानी जो कुछ होता है वो अचानक से होता है, सडन होता है। इसी तरह रोज-रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। भाषा अत्यंत सरल है, भाषा का किसी तरह का कोई घुमाव-फिराव नहीं है, बस आपको उसको समझना है और भावार्थ इसका लिखना है। लोग रोज शवों को कंधों पर लादे हुए अंधेरी गलियों से चमकती मोक्षदायिनी गंगा में विसर्जित करने के लिए ले जाते हैं। अब यहाँ गंगा नदी को मोक्षदायिनी कहा गया है कि जो मोक्ष की प्राप्ति कराए, साथ ही साथ चमकती हुई एक उत्साह का संचार करती है कि जो गंगा नदी है उसको पवित्र नदियों में शामिल किया जाता है, तो वो एक पवित्र नदी है। तो इस तरीके से इसका भावार्थ हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके विशेष की ओर बढ़ते हैं। वही है सब बनारस का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। शब्द चयन एकदम सटीक है। भाषा सरल एवं प्रवाहमयी है। रोज-रोज में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। शैली प्रगतिवादी है, गुण ओज है और रस शांत। अगली पंक्तियां थोड़ी-सी लंबी है पर अत्यंत सरल है। वैसे तो ये पूरी कविता ही बहुत सरल है। इस शहर में धूल धीरे-धीरे उड़ती है। धीरे-धीरे चलते हैं लोग, धीरे-धीरे बजते हैं घंटे। शाम धीरे-धीरे होती है, ये धीरे-धीरे होना, धीरे-धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। इस शहर की कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है, कुछ भी। कि जो चीज़ जहाँ थी, वहाँ पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊ, सैकड़ों बरस से। अत्यंत सरल कविता है और अत्यंत सरल पद है। इस काव्यांश में बनारस के जीवन की स्थिरता एवं मध्यम गति को यहाँ पर जो कवि है वो निरूपित कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि बनारस की जो प्रकृति है धीमे गति के जीवन सुकून से समृद्ध है। यहाँ मनुष्य ही नहीं बल्कि पर्यावरण एवं कण कण धीमी गति से बढ़ता है। यानी यहाँ स्थिरता है, यहाँ भेड़-चाल नहीं है, यहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं है, बेतहाशा दौड़ नहीं है, यहाँ धूल धीरे-धीरे उड़ती है। लोग किसी बेतहाशा दौड़ और गला काट प्रतिस्पर्धा के भागीदारी नहीं है कि आगे बढ़ने के लिए दूसरे को नीचा दिखाया जाए। उन्हें कोई जल्दी नहीं है, वे सब धीरे-धीरे चलते हैं। इस शहर में धूल धीरे-धीरे उड़ती है और यहाँ जो धीरे-धीरे धूल है यानी यहाँ पर बेतहाशा दौड़ नहीं है। धीरे-धीरे चलते हैं लोग, धीरे-धीरे बजते हैं घंटे और मंदिरों के जो घंटे हैं वो धीमी गति से और ध्वनि धीमी और मधुर है। शाम धीरे-धीरे होती है और शाम भी मध्यम गति से होती है और सुकून से भरी हुई होती है। यानी भाग-दौड़ नहीं है। जैसे हमारे शहरों में होता है कॉम्पिटिशन है, जल्दी घर जाना है, जल्दी ऑफिस जाना है, लेट हो रहे हैं, ये काम करना है, जल्दी करके देना है। ऐसी भाग-दौड़ नहीं है। सब अपने अकॉर्डिंग धीमी गति से अपने नियमों कानूनों को बैलेंस किए हुए यहाँ पर काम करते हैं। यह धीरे-धीरे होना, धीरे-धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे समूचे शहर को। और कवि कहते हैं कि ये धीमापन ही शहर की प्रवृत्ति तथा खूबसूरती है। यानी ये इसको हम ढीलापन नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कितना लेजी शहर है, कितने सुस्त लोग हैं, नहीं। यही धीमापन शहर की खूबसूरती और प्रवृत्ति को बढ़ाता है। धीरे-धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे, दृढ़ता यानी मजबूती से पूरे शहर को। और आगे कवि कहते हैं कि ये धीमापन बनारस को स्थिर बनाए हुए है और सामूहिक लय और एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। इस शहर में कुछ गिरता नहीं अर्थात यहाँ पतन नहीं है, परिवर्तन नहीं है। कि इस शहर की कुछ भी गिरता नहीं कि जो जैसा है वो वैसा ही है। यहाँ कुछ हिलता नहीं है, कुछ गिरता नहीं है। जो चीज़ जहाँ थी, जो वस्तु, जो विचार, जो अपने मूल रूप से जो वैल्यूज़, जो मॉरल वैल्यूज़ जो थी वो सब सुरक्षित है। वो प्रतिस्पर्धा में कहीं गुम नहीं हुई है। यहाँ की संस्कृति की यहाँ पर बात हो रही है। गंगा वही है,
नाव वही है और तुलसीदास की खड़ाऊ भी एक ही स्थान से लोगों की भक्ति की प्रेरणा दे रही है। नाव वही है, गंगा वही है, खड़ाऊ वही का मतलब यही है कि यहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो लोगों की वैल्यूज़ है, जो नैतिक वैल्यूज़ है, वो सब कुछ अभी भी सेफ है, सब कुछ अभी भी सुरक्षित है। अभी तक किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में, कॉम्पिटिशन में इन चीज़ों को नुकसान नहीं हुआ है, हानि नहीं पहुँची है। इसके विशेष की ओर बढ़ते हैं कि इन पंक्तियों में बनारस के अपरिवर्तित रूप की झांकी प्रस्तुत हुई है। जैसा कि हम जानते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन अपनी परिवर्तन के साथ-साथ अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को और अपनी धरोहर को बचा के रखना भी अनिवार्य है। ध्वन्यात्मकता का गुण विद्यमान है। धीरे-धीरे को कवि ने सामूहिक लय का नाम दिया है, यानी एकता का। धीरे-धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आकर्षक बिंबों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अगले पद की ओर बढ़ते हैं। अगला पद है, कभी सई सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट, यह आधा जल में है, आधा मंत्र में है, आधा फूल में है, आधा शव में है, आधा नींद में है, आधा शंख में है, अगर ध्यान से देखो तो ये आधा है और आधा नहीं है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से जो केदारनाथ सिंह है वो संध्या के समय की बात कर रहे हैं कि संध्या के समय बिना किसी सूचना के बनारस शहर में प्रवेश कर जाओ, कि कभी सही सांझ यानी शाम के समय, यानी जो शाम की शुरुआत होती है, कभी शाम के समय बिना किसी सूचना के और अचानक से बनारस शहर में प्रवेश कर जाओ, घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो और आरती के प्रकाश में शहर को देखो, क्योंकि बनारस जो है धार्मिक आस्था का प्रतीक है और अचानक इसे देखो, अद्भुत है इसकी बनावट और इसकी जो बनावट है, और जब तुम इस शहर को अचानक देखोगे तब तुम्हें कई आश्चर्यजनक चीजें दिखाई देगी। तब तुम्हें दिखाई देगा कि ये शहर आधा जल में है, आधा मंत्र में है, यानी जो मंत्रोच्चार है वो यहाँ सुनाई पड़ता है, आधा शहर फूल में है, अर्थात संध्या के समय मंदिर घाटों पर बनारस शहर जल, मंत्र और फूल भगवान की आरती करते हुए भक्ति में सराबोर दिखाई देता है। उसी समय घाटों पर चिता की अग्नि भी दिखाई दे जाती है। बात की जा रही है आधा शव में है, शव यानी घाटों पर इसकी चिताएं जलती हैं, तो आधा शव में है, आधा नींद में है। इस प्रकार आधा शहर जो है नींद में खोया प्रतीत होता है, जो आधा शहर शंख की ध्वनि में जगता प्रतीत होता है, अर्थात इस शहर में कहीं नींद की बोझिलता है तो कहीं पूजा पाठ का जागरण। आधा शंख, अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। कभी कहता है कि यदि तुम ध्यान से देखो तो यह शहर आधा है और आधा नहीं है, अर्थात आधा बनारस प्राचीन संस्कृति के अनुरूप अपना मिथकीय स्वरूप बनाए हुए है और आधा नहीं है का तात्पर्य है कि इस शहर में प्राचीनता और आध्यात्मिकता के साथ साथ आधुनिकता का भी समावेश हो रहा है। यानी यहाँ बनारस का प्राकृतिक वातावरण का, उसकी बनावट का, वहाँ के धार्मिक जो पूजा पाठ है और जो वहाँ क्रियाकलाप चलते हैं, उन सभी चीज़ों का यहाँ पर बड़ी ही खूबसूरती से केदारनाथ सिंह जी ने वर्णन किया है। इसके विशेष की ओर बढ़ते हैं कि इन पंक्तियों में काशी की प्राचीन आध्यात्मिकता के साथ साथ आधुनिकता का समावेश भी दर्शाया गया है। शब्द चयन सटीक है, भाषा सरल एवं प्रवाहमयी है, लाक्षणिकता दर्शनीय है, शैली प्रगतिवादी है, गुण ओज है, रस शांत है और सही सांझ में अनुप्रास अलंकार है। इस कविता के अंतिम पद की ओर बढ़ते हैं जो इस प्रकार है कि जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ। यानी इस काव्यांश में जो कवि है वो बनारस की आत्मनिर्भरता, दृढ़ता व सहयोगी भावना को प्रदर्शित करता है। वो कहता है और उनका मानना है कि जो है वह खड़ा है, यानी जो बनारस के लोग हैं वह स्वयं के बल पर खड़े हैं, यानी आत्मसम्मान के साथ खड़े हैं। जो नहीं है उसे थामे हैं। अब यहाँ पे मृत व्यक्तियों की बात हो रही है कि जो लोग मर चुके हैं, कि जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ। यानी कवि उन मृत व्यक्तियों की ओर इशारा करते हुए कहता है कि जो आज नहीं है उनको भी प्रकृति, राख, पानी के स्तंभ, धुएं, खुशबू के, ये सब सुगंध हाथों से सहारा
दिए हुए हैं। कवि आगे कहता है कि आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ अलक्षित सूर्य को देता हुआ अघर्य शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है, यह शहर अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। यानी वो कवि कहना चाह रहे हैं कि युगों युगों से, शताब्दियों से बनारस गंगा पर एक टांग पर खड़े साधु के समान साधनारत है तथा बिना किसी लक्षित सूर्य की आराधना करते हुए जल अर्पित कर रहा है, जिसका दूसरा पैर कहाँ है उसे स्वयं भी नहीं पता, अर्थात भौतिक चिंताओं से दूर सिर्फ प्रकाश की कामना में लीन है बनारस। तो ये जो कविता थी अत्यंत सरल थी और सरल भाषा में थी, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। जिस तरीके से कवि ने कविता को कहा है उसी तरीके से इसका सीधा सरल भाव है। तो विशेषता की ओर बढ़ते हैं। पहला है, कवि ने बनारस की आध्यात्मिकता के साथ आधुनिकता का भी मेल कराया है। शब्द चयन सटीक है, भाषा सरल व प्रभावमयी है, शैली प्रगतिवादी, लाक्षणिकता दर्शनीय है। स्तंभ शब्द की आवृत्ति से कविता में भाव सौंदर्य आ गया है। दृश्य बीम, ध्वनि बीम एवं गंध बीम की सुंदर योजना हुई है। बिल्कुल बेखबर में अनुप्रास अलंकार है। टांग का प्रतीकात्मक प्रयोग दर्शनीय है। सूर्य को अलक्षित बताकर उसे अदृश्य सत्ता के प्रतीक के रूप में लिया गया है। तो आशा करती हूँ कविता आपको आसानी से समझ आ गई होगी। अब हम बिना किसी देरी के इसके प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे और पहला प्रश्न है कि बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है। कविता हमको क्लियर है तो ऑब्वियस ही बात है, हम इसको शॉर्ट में समझेंगे कि कवि के अनुसार अचानक बनारस में वसंत का आगमन होता है, यानी श्रद्धालु लोग आते हैं। मोहल्ले के हर स्थानों पर धूल का बवंडर बनने लगता है। इस कारण चारों ओर धूल छा जाती है और लोगों के मुंह में धूल के होने से किरकिराहट उत्पन्न होने लगती है। प्राय वसंत में फूलों की बहार छा जाती है, ये तो जाहिर सी बात है। सुगंध सारे वातावरण में व्याप्त हो जाती है, नए पत्ते निकलने लगते हैं, परंतु इस वसंत में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल अलग तरह का वसंत आता है। जैसा कि हम कविता में जान चुके हैं कि ये श्रद्धालुओं का वसंत है और जब वो लोग आते हैं तो इतनी बड़ी तादाद में आते हैं कि वहाँ पे धूल का बवंडर छा जाता है। और जो भिखारी के कटोरों के मध्य वसंत उतरता दिखाई देता है, जो उनके खाली कटोरे थे वो भरने लगते हैं। गंगा के घाट लोगों से भर जाते हैं, यहाँ तक कि मौसम में बंदरों की आंखों में नमी दिखाई देती है, यानी वो भी खुश हो जाते हैं। प्रश्न 2 है, खाली कटोरे में वसंत का उतरना से क्या श्रेय है। तो इसका वही मतलब है कि भिखारी को भीख मिलने लगी है। इससे पहले उन्हें भीख नसीब नहीं हो रही थी। गंगा के घाटों में भिखारी भिक्षा की उम्मीद पर आंखें बिछाए बैठे हुए थे, लेकिन उनके भिक्षा पात्र खाली थे क्योंकि लोग नहीं थे, श्रद्धालु नहीं थे। लेकिन अचानक घाट पर भीड़ बनने लगी है और उन्हें भिक्षा मिल रही है। भिक्षा मिलने से उनके खाने पीने संबंधी चिंताएं कुछ समय के लिए समाप्त हो जाती है और उनके मुख पर प्रसन्नता दिखाई देती है। अतः कवि स्थिति को खाली कटोरों में वसंत उतरना कहता है, यानी उनके लिए वसंत का समय, खुशी का मौसम। कविता क्लियर है, बार बार कहती हूँ, कविता क्लियर है, पाठ क्लियर है, तो प्रश्न किसी भी तरीके से आए, चाहे एमसीक्यूज की फॉर्म में आए, चाहे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आए, चाहे आपको एक्सप्लेन करने को आए, चाहे वैल्यू बेस आए या किसी भी तरीके से आए, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसका आंसर दे देंगे। प्रश्न 3 है, बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने किस प्रकार दिखाया। पूर्णता यानी कंप्लीट होना और रिक्तता उसमें खालीपन होना। कवि बनारस की पूर्णता को उसके उल्लास भरे दिन से दर्शाता है, खुशी से, और उसके अनुसार ये शहर हर स्थिति में प्रसन्न रहता है। यहाँ का हर दिन तकलीफों तथा कठिनाइयों के बाद भी उल्लास और आनंद से भरपूर होता है। बनारस की रिक्तता यानी खालीपन को वह मृत शरीरों के माध्यम से दर्शाता है, यानी वसंत को वो बोलता है पूर्ण होना, खुशी, पॉजिटिविटी, और जो लोगों की शव वहां पर आते हैं उसको वो रिक्तता कह रहा है, खालीपन। उनके अनुसार रोज ही यहाँ कितने शव दाह संस्कार के लिए गंगा घाट की ओर जाते हैं। वह शव कंधों पर सवार होकर अपनी जीवन की अंतिम यात्रा पर निकल रहे होते हैं। यह रिक्तता बनारस का नित्य क्रम है, मृत्यु रूपी परम सत्य का एहसास दिलाती है। प्रश्न 4 है, बनारस में धीरे धीरे क्या होता है। धीरे धीरे से कवि इस शहर के बारे में क्या कहना चाहता है। तो कवि के अनुसार बनारस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, यानी धीरे धीरे का मतलब यहाँ हमें कवि ने बताया भी था कि किसी तरह की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, लोग अपने अकॉर्डिंग काम करना पसंद करते हैं।
धीरे धीरे यहाँ मंदिरों के घंटे बजते हैं तथा शाम भी यहाँ धीरे धीरे होती है। कवि के अनुसार यहाँ सभी कार्य धीरे धीरे होना इस शहर की विशेषता है, इसका ढीलापन या इसका आलसीपन हम नहीं कहेंगे। ये शहर को सामूहिक लय प्रदान करता है, यानी एक ग्रुप में होकर काम करना, कोई तेज है कोई स्लो है ऐसा नहीं, सब एक दूसरे के साथ चलते हैं। धीरे धीरे शब्दों द्वारा कवि बनारस में रहे बदलावों को दर्शाता है कि यहाँ चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। उनके अनुसार सारी दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। इन बदलावों की रफ्तार इतनी तेज है कि पुराना सब हमारी जो वैल्यूज है वो सब खोती जा रही हैं। लोग स्वयं को इन बदलावों में झोंक रहे हैं, यानी उतारू हो चुके हैं। चेंजेस परिवर्तन के अनुसार मतलब अपने आप को भी घसीटे चले जा रहे हैं। इससे हमारी सभ्यता और संस्कृति को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है और पहुंच रहा है, परंतु बनारस इन बदलावों से अभी तक अछूता है। यहाँ बदलाव तो अवश्य हो रहे हैं, परंतु उसकी रफ्तार बहुत कम है। इस प्रकार आज भी बनारस की संस्कृति, विरासत तथा धार्मिक मान्यताएं वैसी की वैसी ही बनी हुई हैं। वह अपने पुराने स्वरूप को बनाए हुए है। तेजी के इस दौर में वह भूत तथा वर्तमान से बंधे हुए दृढ़ता पूर्वक चल रहे हैं। यानी वो भाग दौड़ के पीछे अपनी वैल्यूज नहीं खो रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं, परिवर्तन आ रहा है, पर धीरे धीरे। प्रश्न 5 है, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय में क्या क्या बंधा है। धीरे धीरे की इस सामूहिक लय में यानी एक साथ मिलजुल कर चलने में पूरा बनारस जो है बंधा हुआ है। यह लय इस तरह इस शहर को मजबूती प्रदान करती है। धीरे धीरे की सामूहिक लय में यहाँ बदलाव नहीं हुए हैं और चीजें प्राचीन काल से जहाँ विद्यमान थी वहीं पर स्थित है। गंगा के घाटों पर बंधी नाव आज भी वहीं बंधी रहती है, यह सदियों से बंधी चली आ रही हैं। संत कवि तुलसीदास की खड़ाऊ भी सदियों से उस स्थान पर सुसज्जित है। यह हमें उदाहरणों के माध्यम से कवि ने कविता में बताया है। भाव यह है कि धीरे धीरे की सामूहिक लय के कारण शहर बंधा ही नहीं है, बल्कि वह इस कारण से मजबूत हो गया है। अपने आसपास हो रहे बदलावों से ये शहर अछूता है। यहाँ की प्राचीन परंपराएं, संस्कृति, मान्यताएं, धार्मिक आस्थाएं, ऐतिहासिक विरासत वैसी की वैसी ही हैं। लोग आज वैसे ही गंगा को माता की तरह संज्ञा देकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। उसमें आधुनिक सभ्यता का रंग नहीं चढ़ा है, इसलिए शहर अपने पुराने स्वरूप को संभाले हुए बढ़ रहा है। प्रश्न 6 है, सही सांझ में घुसने पर बनारस की किन किन विशेषताओं का पता चलता है। ये वही प्रश्न है कि शाम जब होती है उसकी पहली शाम की जब शुरुआत होती है तो किस तरीके से, और अगर उसमें आप घुस जाओ तो किस तरीके से आप महसूस करोगे। तो कवि के अनुसार सही सांझ के समय यदि कोई बनारस शहर में जाता है तो उसे बहुत सी विशेषताओं का पता चलता है। पहली, यहाँ मंदिरों में हो रही आरती के कारण सारा वातावरण अलौकिक हो रहा होता है। आरती के आलोक में बनारस शहर की सुंदरता अतुलनीय हो जाती है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, और यह कभी आधा जल में या आधा जल के ऊपर सा जान पड़ता है। यानी आप इतने ज़्यादा उस अर्चना में मग्न हो जाते हैं। यहाँ प्राचीनता तथा आधुनिकता का सुंदर रूप दिखाई देता है, अर्थात जहाँ एक और यहाँ प्राचीन मान्यताएं जीवित हैं, वहीं यह बदलाव की ओर भी अग्रसर है। गंगा के घाटों में कहीं पूजा का शोर है तो कहीं शवों का दाह संस्कार होता है, जो हमें जीवन के कड़वे सत्य का दर्शन कराता है। बनारस शहर के लिए जो मानवीय क्रियाएं इस कविता में आई है उनका व्यंजनार्थ स्पष्ट कीजिए। वो है कि इस महान और पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। इसमें व्यंजनार्थ है कि बनारस में धूल भरी आंधी चलने से इस शहर में गली मोहल्लों में धूल ही धूल नजर आती है, जिसके कारण पूरा शहर धूल से अट गया है, यानी ढक जाता है। अपनी एक टांग पर खड़ा है, ये शहर अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। इसमें व्यंजनार्थ है कि बनारस आध्यात्मिकता में इतना रत है, इतना खोया हुआ है कि उसे हो रहे बदलावों के विषयों में ज्ञान नहीं है। बनारस अब आधुनिकता की तरफ भी अग्रसर है, वह बस आध्यात्मिकता के रंग में रंगा हुआ है, दूसरे पक्ष से बिल्कुल अनजान खड़ा है। वो चेंजेस आ रहे हैं बट धीरे धीरे। प्रश्न 8 है, आखिरी, शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, जिसमें पहला है ये धीरे धीरे होना समूचे शहर को। तो इसको हम इस प्रकार देखेंगे कि धीरे धीरे होना में पुनरुक्ति, हमें शिल्प सौंदर्य पता बताना है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।
इसके माध्यम से कवि ने बनारस में हो रहे बदलावों की गति को व्यक्त किया है कि किस तरह की वहाँ गति है। धीरेपन को बनारस की विशेषता बताया गया है। लाक्षणिकता का भाव भाषा में समाहित है। दूसरा है, अगर ध्यान से देखो और आधा नहीं है, तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बनारस की विचित्रता को दर्शाया है। उसे यहाँ जब कुछ पूर्ण नहीं दिखाई देता, वह आधा बोलकर इस अधूरेपन को व्यक्त करता है। प्रतीकात्मकता का भाव विद्यमान है तथा अनुप्रास अलंकार की छटा भी बिखरी हुई है। आधा शब्द पंक्तियों में चमत्कार उत्पन्न करता है। अपनी टांग पर बेखबर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बनारस की आध्यात्मिकता का परिचय देता है। वह बस आध्यात्मिकता के रंग में रंगा हुआ है और दूसरे पक्ष से बिल्कुल अनजान है। अनुप्रास की छटा दिखाई देती है। एक टांग पर खड़ा होना मुहावरा है। प्रस्तुत अंश में इसका प्रभावी प्रयोग है। प्रतीकात्मकता तथा लाक्षणिकता का समावेश यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस तरीके से इस कविता के प्रश्न उत्तर भी यहाँ समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपको कविता की व्याख्या और उसके प्रश्न उत्तर आसानी से समझ आ गए होंगे। उसके बाद भी किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।